अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं संतो मईशत के साथ अब्दुल रशीद मिर्ज़ा। आज पाकिस्तानी मईशत की वजह से रात के आखिरी पहर में एक चौक के अंदर एक खातून से वास्ता पड़ा तो हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान की हुक्मरानों के मुंह पे तमांचा मारने को दिल करता था। वो खातून रात के आखिरी पहर में इसलिए खड़ी थी कि अपनी इज्जत, अपनी नामूस को बेच कर अपने बच्चों के लिए रोटी कमा सके। आज पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन 10 करोड़ में वो खातून भी थी और ऐसी कई ख़वातीन हैं जो अपनी इज्जत को इस जालिम मुआशरे के अंदर बेच कर अपने घर का खर्चा पूरी करती हैं। मैंने वो लोग देखे हैं, वो बच्चे देखे हैं जो पाकिस्तान के अंदर कूड़े के ढेर से अपना रिज़्क तलाश करते हैं और आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ के घोड़े और कुत्ते वो अपने उनके लिए इंपोर्ट करते हैं उनकी खुराक। और पाकिस्तान के बच्चे 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्कूलों से बाहर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को पाकिस्तान के वो बच्चे क्यों नज़र नहीं आते जो बिल्कुल छोटी उम्र के अंदर, जिन्हें हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, जो घर से निकलते हैं, सारा दिन काम करते हैं और अपने बूढ़े वालिदैन के लिए उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तानी मईशत कहाँ जा रही है, पाकिस्तान के हालात क्या बेहतर हो सकेंगे? आज हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं। शहजाद शौकत साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पाकिस्तानी मईशत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या पाकिस्तान इसी तरह ही गुर्बत की लकीर से सारी ज़िंदगी नीचे रहेगा और पाकिस्तान की बेटियां अपनी इज्जत नीलाम करके घर का खर्चा चलाएंगी? सर, ये अफसोसनाक ख़बरें हैं जिनमें से एक खबर आपने दी है। पाकिस्तान, हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन हो। इस वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत अगर यही पॉलिसीज़ चलती रहें तो फिर आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, हम अपनी तरक्की की तरफ नहीं जा पाएंगे। हाँ, अगर हम अपनी पॉलिसीज़ चेंज करें तो इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो सकते हैं। हर मुल्क ने अपनी एक पॉलिसी क्रिएट की, चाहे वो जापान था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, चाहे वो अमेरिका है कि 1900 में अमेरिका कहाँ था, 1899 में अमेरिका कहाँ था। ऑल ऑफ सडन उसने वैल्यू गेन करनी शुरू की, वो एक स्ट्रेंथ के तौर पर उभरा और उसकी पॉलिसीज़ जो 1951 के बाद आई हैं उसने उसको वर्ल्ड पावर बिल्कुल ठीक ठाक बना दिया। उससे पहले भी बन चुका। पाकिस्तान की जो बात हो रही है सर, जब तक हमारी पॉलिसीज़ हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगी तब तक हम सीधे रास्ते की तरफ नहीं चल पाएंगे। जो हमारी वो बहन है, अफसोसनाक खबर है, एक बहन, मैं 2 बजे रात को एक मीटिंग से फारिग हुआ तो वो 2 नन्हे बच्चों के साथ पैदल चल रही थी। रात के 1-1:30-2 बजे का टाइम होगा, क्योंकि उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है नॉर्मली, और उसके बाद रिक्शे के पैसे नहीं होंगे। बट 2 बच्चे, एक 4 साल का, एक 8 खैर ज़्यादा के 6 साल का होगा, वो पैदल चल रहे थे और चलते चलते थके हुए थे और इतने ज़्यादा थक गए थे कि औरत उनको बेचारी ज़बरदस्ती लेके जा रही थी। मैं रोक भी नहीं सकता था गाड़ी के, उनको गाड़ी में लिफ्ट दे दूं, क्योंकि वो भी एक अनएथिकल एक्ट हो जाता। सो हमारे मुल्क में सर, हमारी पॉलिसीज़ को इस तरीके से हम पे इम्पोज किया गया कि हम मॉडर्न स्लेव बन गए। आपको याद होगा एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था कि जिसमें जो भट्टा पे काम करने वाले बच्चे हैं वो मॉडर्न स्लेव डिक्लेयर कर दिए गए। क्यों? वो जो भट्टा मालिकान थे वो उनके वालिदैन को कर्ज देते थे, वो कर्ज ऐसी शर्तों पे देते थे कि वापस ना हो सके, जिसकी वजह से वो वालिदैन और उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे वो भट्टा मालिकान के स्लेव, लेबर के स्लेव बने। मैं, आप, मेरी वो बहन और हमारे वो जो पाकिस्तानी, जो 10 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे और वो जो गुर्बत की लकीर के ऊपर हैं, वो भी मॉडर्न स्लेव हैं इस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के तहत, इस स्टेट ऑर्गन्स के और इंटरनेशनल पावर्स के। अब मुझे ये बताएं कि क्या एक मॉडर्न स्लेव वो अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में आज़ादी के साथ कमा नहीं सकता? नो डाउट। उसको स्टेट ऑर्गन इस तरह जकड़ते हैं कारोबार करने के लिए, चाहे वो इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। सर, आप कोई चीज़, मुझे एक ब्यूरोक्रेट, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं कंसल्टेंट हूं डिफरेंट फर्म्स का, ओपन चैलेंज है कि एक ब्यूरोक्रेट को कहें एक कंपनी खोल के एक्सपोर्ट कर दे, किसी अपनी सिफारिश नहीं लगानी, एक ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ही करके दिखा दे,
उसको अंदाजा हो जाएगा कि एक्सपोर्ट करना कितना मुश्किल है। एक इंपोर्ट करके दिखा दे। इंपोर्ट बहुत आसान है अगर आपने कस्टम ऑफिसर्स और क्लियरिंग एजेंट्स को अपने उनके साथ आपकी सेटिंग है, नहीं है तो आप करके दिखा दें। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंपोर्ट जो लोग करते हैं, हालात ये हैं कि अंडर इनवाइसिंग करते हैं। अंडर इनवाइसिंग यानी 100 रुपीज़ की इनवाइस के ऊपर सिर्फ जिस पे उन्होंने 10 रुपीज़ टैक्स पे करना है, सिर्फ 1 रुपया टैक्स पे करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि वो जो बाकी 1 रुपया देते हैं कलेक्टर ऑफ कस्टम को, लेकिन पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर जो 10 रुपया जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रेवेन्यू कम है। इसे 300% तक इंक्रीज किया जा सकता है, तो उसको किस तरह मैनेज कर पाएंगे? सर मैं आपको मिसाल देता हूँ इसके ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो आपके पास उतना कैश होना चाहिए। पहले था कि बैंकिंग लिमिट्स होनी चाहिए, अब तो कैश कर दी कि आप उस कैश के अगेंस्ट डॉलर इक्विवेलेंट आपके पास 100% मार्जिन आपके पास होना चाहिए, तो हम एलसी खोलेंगे। एक मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया कि उन्होंने जी $3 लाख की सोलर की एलसी खोलनी है, सोलर पैनल्स और उनके रिलेटेड इक्विपमेंट्स की। तो स्टेट बैंक और लोकल बैंक उनकी एलसी नहीं खोल रहे। मुझे कह रहे थे कि अगर आपकी कोई कंसल्टेंसी, कोई आपका रिलेशन ऐसा है तो हम 5% तक किकबैक देने के लिए तैयार हैं, हमारी कोई एलसी खोल दे। अब आप ये अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क में एक एलसी के वक़्त कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट 5%, सिर्फ एक मेरे पास अल्फाज नहीं कि उस पॉलिसी को मैं क्या कह सकूं, इनइफेक्टिव पॉलिसी कह सकता हूं, इनकंसिस्टेंट कह सकता हूं। इंग्लिश में, पंजाबी में जो लफ्ज़ है बहुत ही बुरा है, पुअर पॉलिसी कह सकते हैं। हाँ जी सर, वो पॉलिसी है ही नहीं। वो पॉलिसी है कि हमारे गर्दन में फंदा डाल के उन्होंने रखा हुआ है कि आप इंपोर्ट भी ना कर सके और एक्सपोर्ट भी ना कर सके। अब वो जब मेरे पास एलसी नहीं मैं खोल सकूंगा तो मेरा तो जो कारोबारी लाइन है, जो सप्लाई चेन है, वो तो इफेक्ट हो गई। वो चीज जो मार्केट में शॉर्ट सप्लाई होगी, उसकी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जानी है। जब शॉर्ट सप्लाई हुई, एक तो 22% सूद की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है और 5% वो जो किकबैक फीस जा रही है एलसीज खोलने के लिए, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। और उसके बाद जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त जो हर्डल्स आती हैं वो अलग है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिला उसका इफ्तिताह करते हैं। उनसे सवाल ये किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे जो आज से 1400 साल पहले थी। हम मगरब की उन पॉलिसीज़ को, अमेरिका की उन पॉलिसीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे जिसकी बुनियाद सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर है, जिसकी बुनियाद सूद के ऊपर है। क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो फरमान आज पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं? सर वो फरमान तो समझ लें कि गाइडलाइंस थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। वो ऐसी गाइडलाइंस थी जो हमेशा हमेशा के लिए फॉलो करनी चाहिए थी। 1948 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए, उसके बाद लियाकत अली खान वफात पा गए। उसके बाद वो जो गाइडलाइन है वो सिर्फ किताबों में है या वेबसाइट में है, और वो वेबसाइट में इस तरीके से है कि आप पढ़ लें, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल नहीं करता। अब जितनी की आप 9E सेक्शन है, आप उसको जाके पढ़ें, उसमें वो ओपनली लिखता है कि जी मैं इंटरेस्ट रेट कुछ भी डिसाइड कर सकता हूं इस पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए। वो कभी 8% हो जाता है, कभी 23% हो जाता है। जब एक कारोबारी आदमी वो कमाएगा नहीं तो वो टैक्स नहीं पे करेगा। मैं इंपोर्टर हूं सोलर का, सोलर की वजह से पाकिस्तान के और मामलात तय किए जा सकते हैं जो हम हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा स्टेट बैंक की पॉलिसीज की वजह से, तो मैं मैनेज नहीं कर पाता। इसी तरीके से सर आपने जो बात की ना कि हम अंडर इनवाइस करते हैं, उसका जवाब ये है कि ये बेचारी मजबूरी है। एक कारोबारी आदमी को जिंदा रहने के लिए अंडर इनवाइस करना पड़ता है। उस हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस में उन्होंने ऐसी चीज़ें मैनेज की हुई हैं कि ये अगर आप कोल इंपोर्ट कर रहे हैं
तो ये आपका टैक्स है। अगर आप स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपका फिक्स टैक्स है, वो इर्रिस्पेक्टिव के आपकी इनवाइस क्या थी। अब सर देखिए मामला ये है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो प्रॉपर ना हुई। मैंने अगर $1,00,000 की इंपोर्ट करनी थी, मैंने $20,000 की जीडी दिखा के पेमेंट दिखा के अपनी इंपोर्ट क्लियर कर दी। बाकी $80,000 मुझे और तरीकों से मैनेज करना है। वो कहां से, क्योंकि वो पाकिस्तान आया ही नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान आने नहीं दिया। कैसे? मैं एक्सपोर्टर हूं ऑरेंज का, मैं मिसाल दे रहा हूं। मैंने एक्सपोर्ट करना है कुवैत में या दुबई में। अब मुझे कुवैत और दुबई एक्सपोर्ट करने के लिए वो तमाम पैरामीटर्स पूरे करने हैं जो होने चाहिए। अब उन पैरामीटर्स पर पूरे करते करते कोई भी एक्सपोर्टर बेचारा बैठ जाता है, जब तक कि आपकी सेटिंग नहीं है। सेटिंग है तो आप एक्सपोर्टर, और उसके बाद आपके लिए वो प्रेशर के बाहर से पैसे लाने, और वो पैसे अगर आ रहे हैं तो वो रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपने भी एक्सपोर्ट डिक्लेयर नहीं की प्रॉपर्ली। देयर आर सो मच कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट इज किलिंग अस, एंड वी आर ए मॉडर्न स्लेव टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कहां था स्टेट बैंक कि जब एक वक्त तक 1948 से 50 तक पाकिस्तान में जो US डॉलर था वो उसकी प्राइसेस थी 3.36 रुपीस, और इसी तरह उसके बाद चले जाएं आप कि 56 के अंदर 4.76, और ठीक 1975 के अंदर डॉलर डबल प्राइस पे चला जाता है 9.90 के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप डॉलर की हिस्ट्री को देखें तो आपको जंप्स नजर आएंगे हर आए दिन, और उसको अगर पिछले ही सालों की बात करें तो मियां नवाज शरीफ डॉलर को फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अगर आज की बात करें तो आज इमरान खान साहब के दौर में, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ के दौर में 122 से डॉलर जंप करते हैं, और आज 286 पे ट्रांजैक्शन उसकी हो रही है, जबकि ये भी 30 रुपए 35 रुपए नीचे वापस रिकवर हुआ है। तो कौन सी वजूहत है कि पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल नहीं हो पाया? सर आप जो अगर हम पिछली डिस्कशन को कंटिन्यू करें ना, उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है अगर एक्सपोर्ट करनी है तो डॉलर लाना मुश्किल है पॉलिसीज के तहत। अगर इंपोर्ट करनी है तो हमें डॉलर पे करना मुश्किल है। इसका मतलब यह कि देयर आर हर्डल्स इन मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। उसकी क्या रीजन है, वो एक अलग स्टोरी है। अब अगला सवाल आ गया, पाकिस्तान के ऊपर कोई डॉलर टर्म में कर्जा नहीं था। 1948 में कुछ फंड्स दिए गए जो भी, लेकिन अंग्रेजों ने जाने से पहले एक ऐसा एक्ट पास किया 1944 में जो आज भी इंप्लीमेंट है पाकिस्तान की डेट पॉलिसीज के ऊपर। ये भी लहजा डिस्कशन है, अभी उस तरफ नहीं जा रहा, आपका सवाल की तरफ आ रहा हूं। उस वक्त डॉलर 2 से 3 डॉलर 2 से 3 रुपए में एक डॉलर आगे पीछे एक्सचेंज रेट चलता रहा 1949, 51, 52 तक। हाँ जी। उसके बाद ये कि $4.7 अयूब खान साहब सरकारी आदमी बन गए तो $4.7 तक ये रूट करता रहा एक फिक्स रेट की तरह। आई एम सॉरी, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एक गंदम की पॉलिसी थी 480 US एड। हमने गंदम इंपोर्ट की, ये भी एक अच्छी स्टोरी है, कभी मौका मिला तो इस पे बात करूंगा। जब हमने गंदम इंपोर्ट की, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। हमने एड रिसीव की USA से, उस एड के तहत हमने वो एड में जो गंदम बेची पाकिस्तानियों को, वो जो पैसे रिसीव किए वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फ्रीज कर दिया। पाकिस्तानियों को महंगी गंदम बेच के फ्रीज कर दी। वो पैसे फ्रीज हुए, भट्टो साहब का दौर आया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वेल्थ सर्कुलेशन नहीं थी जितना पाकिस्तान के पास। मेरे पास आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी एम्प्लॉई ने उन्होंने मेरी ईमेल का, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते कि वो कितनी अमाउंट थी जो 480
यूएस एड में जो हमने गंदम इंपोर्ट की थी वो कितनी फ्रीज थी, अमाउंट नहीं बताते। वो मेरा ख्याल है कि मोर देन 60% ऑफ आवर वेल्थ इन सर्कुलेशन वो सब 60% फ्रीज हुई थी। इसलिए पाकिस्तानियों, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं था कि सर्कुलेट करते। पैसा नहीं है सर, तो आप समझते हैं कि तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अगर किसी को सैलरी देनी है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अगर तरक्की करनी है, मैंने अपनी फैक्ट्री चलानी है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पैसे किसके पास है? वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन इन्वेस्टर। अब भट्टो 1971 के बाद 1971 के बाद 74 में भट्टो पे प्रेशर आया कि ये जो हमारे पैसे हैं ये हमें वापस करो। भट्टो साहब ने कहा जी मेरे पास तो डॉलर नहीं है, रुपए ले जाएं। उन्होंने कहा जी रुपए नहीं चाहिए, हमें डॉलर चाहिए। तो डॉलर नहीं है तो हम आपको डॉलर देते हैं। उन्होंने डॉलर लोन दिया एक 24 घंटे के लिए और रुपीस को डॉलर के साथ एक्सचेंज किया एक रेट के तहत, और उसके बाद जो डॉलर आए थे वो उठा के वापस ले गए। अब कहा अगले साल में डॉलर दो, यानी कि $2 बिलियन हमारे पे कर्जा चढ़ गया। और अगले साल जी हमारे पास डॉलर नहीं है, कहते हैं हम आपको $3 बिलियन और कर्जा देते हैं, सूद और प्लस ये आपके खर्चे, और $3 बिलियन वापस ले गए। इसका मतलब पैसे आए 24 घंटे के अंदर वो डॉलर वापस चलेगी, फिर आए फिर वापस चले गए। 24 घंटे से मुराद ये कि जो भी प्रोसेसिंग टाइम, उस तरीके से हमारे पे डॉलर इंपोज होता गया। आज जो 130-32 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। ये वो डॉलर हैं जो आते हैं, हमें नजर आते हैं और वापस चले जाते हैं और सूद समेत बढ़ जाते हैं। अब उस वक्त जो आपके सवाल का जवाब ये है, हिस्ट्री बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता होगा हुआ गया। हमारा फिक्स रहा रुपी और डॉलर 1974 तक, फिर अचानक डबल हो गया क्योंकि अमेरिका ने कहा मुझे डॉलर दो। हमारे पास डॉलर नहीं है, उन्होंने कहा जी डीवैल्यू करो, लायबिलिटी कम करो, हम आपको और डॉलर देते हैं। हमने डीवैल्यू की अपनी करेंसी, यानी कि वो एक्सपोर्ट जो पहले हम 1 केजी मैंगो अच्छी प्राइस पे बेचते थे, हम 1 केजी अब कम प्राइस पे बेचेंगे क्योंकि करेंसी डीवैल्यू होगी। फिर हमारा डॉलर उस वक्त मैं अगर आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं 9.90 पे गया, उसके बाद 14.80 पे 1985 में आया, फिर 2000 में 52 पे आया, 2015 में 103 पे आया, 2020 में 165 पे आया, और अब जो आया है 2022 में 240 पे चला गया, फिर 300 पे चला गया, 313, 330 पे चला गया। अब आगे चूंकि हमारे पास प्रेशर आ रहा है 130 बिलियन डॉलर में से 75 बिलियन डॉलर हमने वापस करने हैं, डेट और इंटरेस्ट शामिल करके। अब हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब आप इसमें अगर आप इसमें देखें कि रिलेशन क्या था, रिलेशन ये है कि स्नोबॉल फैक्टर के तहत पहले हमारी करेंसी में डिवैल्यूएशन होती थी पैसों में, 1 रुपये 2 रुपये में, फिर 5 रुपये में, फिर 10 रुपये में, फिर 50 रुपये में, फिर 100 रुपये में बढ़ती जा रही है ना। अब अगली जो डिवैल्यूएशन आनी है वो 2020 में देखें 165 था और ये पहुंच गया 300 तक, यानी कि 150 रुपये तक का जंप कर गया। और फिर थोड़ा चीफ साहब ने इसको स्क्वीज किया। अब अगला जो जंप है वो 150 का नहीं है, वो 200-250 का है। उससे अगला जंप 500-700 का है, उससे अगला जंप 1000-1500 का है, उससे अगला जंप 5000। इस तरीके से ये हम पे लाइबिलिटीज इंपोज की हुई हैं कि ये IMF की, वर्ल्ड बैंक की, चूंकि हमने उनकी लाइबिलिटीज उतारनी है। हमारे स्टेट बैंक में नाअहल लोग बैठे हैं जिनको ये सेंस ही नहीं है कि हम करेंसी डिवैल्यू क्यों कर रहे हैं। 2008 के अंदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी तो डॉलर प्राइस थी, यानी पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी 500 रुपये का 500 रुपीज़ का मकरूज था। 2008 से लेके 2023 तक का सफ़र है, आज हर पाकिस्तानी 2,27,000 का मकरूज है। और 8 से लेके 23 तक कौन से ऐसे वाक़यात हुए या कौन सी ऐसी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की या पाकिस्तान के अंदर ये लेके आए डेट्स, किस इतना बड़ा डेट लेके आए कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ तो वो ना तो वो नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान में इतना बड़ा डेट इस पीरियड के अंदर इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजूहत क्या थी? सर जो डेट आता है ना, वो मैंने आपको पहले कहा डेट वापस जाने के लिए आता है। एक डेट है जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लगा दिया,
वो वापस भी वो तो डेट हो गया, उसकी जो टर्म्स हैं वो उस प्रोजेक्ट ने उस तरीके से कमाना है, और लेकिन आपको फॉरेन रुपी में कमाना है, लेकिन आपको डॉलर फिर भी खरीदने हैं ताकि उसको सेटल कर सके। सो जो डेट है वो दो किस्म का है, एक जो पुराना डेट सेटल करना है, जिस तरह हमें $75 बिलियन भी चाहिए। एक वो डेट है जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए लिया, वो हमने थ्रू बैंक लिया या डायरेक्ट लिया, उसमें सूद 4-5 किस्म के ऐड करके हमने वो भी पे करना है। सो हमारा जो जंप लगा है वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर और जो पेमेंट पे प्रेशर है वो है स्नो फैक्टर की वजह से क्वांटम। 1971 से लेके 2000 तक या 1974 से लेके 2000 तक स्नोबॉल छोटा था। अगर आप देखें पहाड़ से बर्फ का गोला गिरता है ना, वो छोटा होता है, स्पीड भी कम होती। छोटा गोला स्पीड कम के साथ वो अपना उसने सफर तय किया 26 सालों में, 74 से लेके 2000 तक। उसके बाद अगला सफर उसने 2000 से लेके 2015, 16, 17, 18 तक तय किया। अब उसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 20 तक तय किया। वो जो 2020 से लेके 24 तक का सफर है उसकी स्पीड और वो जो गोला है बर्फ को बड़ा हो चुका है। अब उसने तेजी से सफर करना है, वो बड़े सफर, पहले छोटा सा था। अब जो अगले 3 साल का सफर है वो इंतहाई खतरनाक है, उससे अगले 3 साल का तो बिल्कुल भयानक है। हमने इसी वजह से अगर आप देखें 1955 में आम आदमी 5 मरले का घर 4-5 हजार रुपए में खरीद लेता था। 3 साल की सेविंग से 3 साल लगते थे 4-5 हजार, 6 हजार, 8 हजार तक सेव करने में। आज स्टॉक एक्सचेंज का जनरल मैनेजर अपनी सैलरी के साथ अपना घर नहीं खरीद सकता। आज एक पढ़ा लिखा MBA, MCOM नौजवान अपनी 70 साल की सैलरी से घर नहीं ले सकता। आज मेरा लेबर, मिनिमम लेबर के साथ जो हमारी सैलरी है, मिनिमम लेबर 28-30 हजार रुपये, उसके साथ अगले 150 साल सेव करता रहे, घर नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के अंदर 63% लोकल डेट्स हैं और इसी तरह 37% फॉरेन डेट्स हैं। तो जब लोकल डेट्स की क्वांटिटी बढ़ी है तो ये पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे उन स्टेट बैंक के साथ या कमर्शियल बैंक्स के साथ क्यों नहीं बैठ के ये डिसाइड कर सकते, इन्फोर्स कर सकते कि आप इंटरेस्ट को जो हमने आपको पे करना है उसको रीशेड्यूल किया जाए, कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो सके। सर मुमकिन नहीं है। मिसाल इस तरीके से है कि अगर कसाई बकरे के साथ दोस्ती कर लेगा ना तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कसाई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बकरा भी नहीं है, बकरे तो हम अवाम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनिफिशियरी है जिसने खून चूसना है, जिसने गोश्त में शेयरिंग करनी है। सो कसाई कभी भी बकरे के साथ दोस्ती नहीं करेगा। उन्होंने 9E सेक्शन के तहत हम पे सूद इंपोज करना ही करना है, और वो सूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगा के हमसे लेना ही लेना है। जो आप बात कर रहे हैं कि 63% और 37% रेशो, ये डिसेप्टिव रेशोज हैं जो क्रिएट की गई हैं आम आदमी को उलझाने के लिए। ऐसा नहीं है। आप अगर देखें, अगर मिसाल आइडियल सिचुएशन क्या थी कि हमारा 100 रुपए का डॉलर था, आइडियल सिचुएशन थी आज के लिहाज से। उस वक्त हमारा 30,000 अरब कर्जा हो तो ये $300 बिलियन बनता है, 300 बिलियन। और हमारा जो फॉरेन डेट है $100 बिलियन भी अगर एज्यूम करें, आज तो 130 है वैसे, तो ये रेशो ये बनती है कि जो लोकल है वो 75%, 300 बिलियन, 100 बिलियन फॉरेन, तो ये 25% बना। लेकिन एक एक्सचेंज डिवैल्यूएशन में हम क्या कर रहे हैं कि वो जो 100 रुपए का डॉलर था वो 300 का ले जाएं, तो हमारा जो फॉरेन डेट है वो बन गया $100 बिलियन। लोकल डेट भी 100 बिलियन हो गया और फॉरेन भी वो 50-50 रेशो आ गई।
कुछ नहीं किया। हम दोनों ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने कुछ नहीं किया, स्वाय करेंसी डिवैल्यूएशन करके वो जो 75% लोकल डेट था वो रिड्यूस होकर 50% रह गया। सो दैट इज अ डिसेप्टिव पॉलिसी, दैट इज अ डिसेप्शन अंडर विच मेरे और आपके बच्चों को मॉडर्न स्लेव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आइन का आर्टिकल ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सूद पर कारोबार नहीं किया जाएगा, और इसी तरह अहादीस भी मौजूद हैं और सूरह बकरा की, कुरान पाक की आयत भी मौजूद हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान में कोई भी कारोबार जो होगा उसमें न सूद का लेन देन नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में इसलिए आइन की वायलेशन की जाती रही कि क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा अरसा फ़ौज की हुकूमत रही जिन्होंने आइन को तोड़ा, बार बार तोड़ा, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में विदाउट इंटरेस्ट इकानमी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी। सर हम बिल्कुल, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि रिबा है क्या, रिबा बेस पॉलिसीज़ हैं क्या, और रिबा बेस पॉलिसीज़ की वजह से हमारी जो ये इकॉनमी है वो कहाँ खड़ी है और किधर जा रही है। इस साल का जो अब हम ये इशारा कर रहे हैं भाई ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं जब ये टॉपिक शुरू करूँगा तो ये डिटेल में इंशाल्लाह बात करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक हिटमैन अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं उनसे जान छुड़ाएंगे। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, शहजाद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे अगली बात ये करूंगा जो पाकिस्तानी तारीख में बड़े मोटे हरूफ से लिखी जाती है कि 1990s के अंदर मियां नवाज शरीफ वफाकी शरई अदालत के फैसले के ऊपर कोर्ट में चले जाते हैं कि पाकिस्तान में सूद के बगैर मईशत को चलाना मुश्किल है। शहजाद साहब ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ के जहन में कौन सी चीज़ें थी कि जो उन्होंने ये डिसीजन लिया और वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ कोर्ट में चले गए कि पाकिस्तान में मईशत क्यों नहीं सूद के बगैर चलाई जा सकती। सर जब आपका ड्राइवर नाअहल है ना, तो जो सवारी बैठी हुई है, जो ऑनर है गाड़ी का, उसको ड्राइवर डराता है कि अगर आपने मुझे उतारा तो आपकी गाड़ी डी ट्रैक हो जाएगी, आप गिर जाएंगे, आप खड्डे में गिर जाएंगे। चूंकि उस नाअहल ड्राइवर को कॉमन सेंस, वो सेंस नहीं है कि जो अल्लाह की डायरेक्शंस हैं उसमें हमारी कामयाबी और सक्सेस है। ड्राइवर ये कह रहा है ऑनर को कि अगर आपने मुझे इस सूदी गाड़ी को चलाने की इजाजत मना कर दिया या मुझे रोक दिया तो आप और आपकी कौम गड्ढे में गिर जाएगी। ये है ईमान की कमी। नवाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल किया गया, नवाज शरीफ साहब की टीम को यह कहा गया कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कि अगर आप कोर्ट इसके अपील में नहीं जाएंगे तो इस सिस्टम बंद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पीछे चलेंगे ज़ियाउल हक साहब, ज़ियाउल हक साहब को भी ये कहा गया कि जी ये हो नहीं सकता, हम मुदारबा करेंगे, हम मुशारका करेंगे, लेकिन कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए बगैर फाइनेंशियल पॉलिसीज में एक सूअर को बकरे की खाल पहनाने की कोशिश शुरू होगी। और उस बजाय इसके कि ये देखते कि इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, हम इन पॉलिसीज को, इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है सर, क्या इस्लाम में ये मैसेज कंप्लीट है? अगर कंप्लीट है तो उसको समझें, अगर कंप्लीट नहीं है तो हमारे ईमान में कमी। तो नवाज शरीफ साहब ने सर उस ड्राइवर की बात को कंसिडर किया कि ये बंदा ठीक कह रहा है, अल्लाह जो कह रहा है पता नहीं क्या कह रहा है। सो उसका खमियाजा आज मैं और आप हम सब भुगत। बिल्कुल इसी तरह मियां शहबाज शरीफ ने ये किया। दोबारा वफाकी शरई अदालत का फैसला आया 21 के अंदर, तो मियां शहबाज शरीफ भी स्टेट बैंक के साथ और मुख्तलिफ बैंक्स के साथ दोबारा कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि पाकिस्तान में विदाउट इंटरेस्ट इकानमी का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसी तरह उसी को कंटिन्यू रखा जाए। सर वो बिल्कुल वो गए, फिर उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि हमें वो खुराक फेडरल शरिया कोर्ट के उस फैसले ने दे दी है, हमें इजाज़त ऐसी दे दी है कि वो जो 9E सेक्शन है, सेक्शन 22 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत हम सूअर को बकरी की खाल पहना के हम उसको हलाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 13 अपीलें कमर्शियल बैंक्स की पेंडिंग है, क्योंकि जब तक इस फैसले में आखिरी एक अपील भी
खत्म नहीं होती तो ये इसे इम्प्लीमेंट नहीं। सर मैं आपको ना एक छोटी सी बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर हम इसमें एक डिस्कशन का है ना, एक कहते ना पंजाबी चाह आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। आपके लिए सर ये एक अमेजिंग स्टोरी है, वो ये कि जो अपीलें हैं ना सर, उसमें कुछ बैंक से यूबीएल और वो गए हुए प्राइवेट बैंक के टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी कन्वेंशनल फाइनेंस में उनके भी इंटरेस्ट चल रहे हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग में वो भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस्लामिक बैंकिंग में ज्यादा सूद मिलता है, कन्वेंशनल बैंकिंग में उनको कम सूद मिलता है। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप फतवा पढ़ें ना या फैसिलिटी लेटर पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि मैं ये पैसे, मिजान बैंक का फैसिलिटी लेटर पढ़ लें, बैंक अल-फलाह का पढ़ लें, अब किसी भी बैंक का, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो मैं पैसे आपको फाइनेंशियली अकोमोडेट कर रहा हूं, इस अकोमोडेशन में जो मैं आपको लोन दे रहा हूं, उस लोन का लफ्ज नहीं है, जो मैं आपको फाइनेंस दे रहा हूं, उस पे जो प्रॉफिट रेट है वो काइबर प्लस 3% है या 2% है। काइबर है 22%, तो 2% 25% वो लगा रहे हैं। जो दूसरा कन्वेंशनल है वो भी इसी तरह है कि मैं जो आपको कर्ज दे रहा हूं वो काइबर प्लस 3% है। अब इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस में और कन्वेंशनल फाइनेंस में आगे क्या कहते हैं कि जी अगर आपने पैसे लेट दिए, कन्वेंशनल फाइनेंस कहता है कि मैं आपको उसी रेट पे चार्ज करूंगा, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस ये कहता है मैं आपको 22% पेनल्टी पर मंथ लगाऊंगा। ओ खुदा का, बाद में कहते जी गलती, लेकिन उन्होंने क्लाइंट्स को पर मंथ 22% चार्ज किया, पर मंथ काइबर रेट के इक्विवेलेंट चार्ज किया, और वो जो पेनल्टी है वो तमाम मुफ्ती हजरात के जो मदरसे हैं ना सर, उनको डोनेट की जाती है। लेकिन एक बात बताइएगा कि नो डाउट कि आपका जो स्टांस है कि पाकिस्तान का करंट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वो प्रॉपर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम नहीं है या इस्लामिक इकानमी नहीं है जो होनी चाहिए। तो फिर अगर वो इस्लामिक इकानमी नहीं है तो पाकिस्तान में हमें क्वेश्चन ये निकलता है कि पाकिस्तान के अंदर आप विदाउट इंटरेस्ट इकानमी को इम्प्लीमेंट कर दें तो आप क्या सोल्यूशन देंगे? सर अगर मैं पिछले टॉपिक को ज़रा कंक्लूड कर लूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले अपील पे गए, फिर वापस ले ली, फिर अब बैंक रह गए हैं, और कुछ वो लोग रह गए हैं जो फेडरल शरिया कोर्ट के जो केसेस हैं उसमें जमाते तंजीम इस्लामी भी उसमें भी 110 की पटिशन में गई है, जमात इस्लामी भी उसमें शामिल है। वो क्यों गए हैं कि जो शरिया कोर्ट का जो फैसला आया है वो इनकम्प्लीट है। मैंने पहले दिन कहा कि इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि ये इजाजत देता है कि इस्लामिक बैंकिंग जितनी मर्जी नाम चेंज करके, लफ्ज चेंज करके कर ले। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने तकी उस्मानी साहब को फिर हायर कर लिया कि तकी साहब आप हमारी बैंकिंग को, जो ये इस्लामिक बैंकिंग है, आप हमें एडवाइज करें कि इसको बाकी को किस तरीके से इस्लामिक करना है। और मैंने उनसे मशवरा दिया, मैंने अर्ज की कि आप अपने 100 मुफ्ती इकट्ठे कर लें, एक जगह आ जाएं, तो मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बैंकिंग सिस्टम एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर उसके बाद अगर आप मुसलमान हैं और अल्लाह से लगाव है तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लामिक बैंकिंग को हलाल बैंकिंग कैसे करना है। और अगर आपको ये अंदाजा हो गया कि हम ये इस्लामिक बैंकिंग नहीं, हम तो सूद की प्रमोट कर रहे हैं। सर एक होता है गुनाह, गुनाह ये है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह से माफी मांगू या ना मांगू, एक अलग। एक है गुनाह को हलाल कह के करना कि ये गुनाह हलाल है, मैं कर रहा हूं, ये फितना है। बनी इसराइल की कौम, यहूदियों वाला वो जो मछली वाला एक वाकया है, और एक और वाकया है जिसमें कि वो महीनों की हुर्मत, 4 महीने हुर्मत के हैं, उनको कभी 4 महीने आगे कर लिए, कभी पीछे कर लिए, गिनती पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो हुर्मत वाले महीने उनको चेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या पाकिस्तान में? सर जो मैंने जहां से स्टार्ट लिया था कि आज पाकिस्तान की बेटी रात की आखिरी पहर में अपना जिस्म बेचकर अपनी खुराक, अपने बच्चों का रिज़्क पूरा करती है, तो पाकिस्तान के अंदर पावर्टी कब खत्म होगी, इस्लामिक इकानमी कब आएगी अगर ये बैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं है? पहली बात तो यह है कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ इकानमी नहीं होता, इकानमी एक लार्ज स्केल में उसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका सोल्यूशन क्या है इस्लामिक इकानमी को इम्प्लीमेंट करने? इस्लामिक इकानमी में इस्लाम हमें इजाजत देता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें। बैंकिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट विंग है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी बिजनेस में जो अनसर्टेन है, तो आपको लायबिलिटी ज्वाइंट करनी है जो काम कर रहा है। सिंपल असूल।
जिस दिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी ज्वाइंट हो गई, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मुशारका भी तो वही मॉडल है जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग। सर, मुशारका मॉडल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरीके से की जा रही है कि कुरान की 2 आयतें और काफी सारी अहादीस की वायलेशन है। मुशारका में वो कहते हैं कि जिसने काम करना है वो हमारे पास कोलैटरल लाए। इस्लाम में मुशारका में 2 पार्टनर्स के दरमियान कोलैटरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुशारका करने तो आपकी लायबिलिटी दोनों पार्टनर्स की अनफोर्सीन फ्यूचर के लिए ज्वाइंट होनी चाहिए। ये एक टर्म है जिसके तहत आप अगर करते हैं तो आपका बिजनेस फ्लो बढ़ेगा। लेकिन आपने कहा कि इस्लाम के अंदर मुशारका में कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप कोलैटरल प्रोवाइड करें, तो फिर रिस्क को इस्लाम के अंदर किस तरह मैनेज करने के लिए कहा गया? सर, रिस्क है कि अगर तो मैं इन्वेस्टर हूं और आप मेरे साथ वर्किंग पार्टनर हैं, अगर तो मैं ये सोचूं कि मिर्ज़ा साहब मेरे खुदा हैं और ये मैं जो इनके साथ इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा ये प्रॉफिट लाजमी देंगे, तो मैं शिर्क कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि जी मिर्ज़ा साहब एक नेक आदमी है, अगर मैं इनके साथ काम करता हूं तो अल्लाह मुझे प्रॉफिट देगा। फ्यूचर रिस्क कैन नॉट बी ट्रेडेड। इस्लाम में रिस्क की ट्रेडिंग वो बैन है। आप उसकी बहुत सी एक लंबी गुफ्तगू है कि कल आना है या नहीं आना, कल ये चीज खुराक आएगी, ये फल आएगा या नहीं आएगा, नोबडी नोस, अल्लाह's डिसीजन। सो कल जो प्रॉफिट मुझे देना है मेरे रब ने देना है, ना आपने मुझे देना है ना मैंने आपको देना है। सवाल प्रॉफिट का नहीं है, सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर मियाँ शरीफ फैमिली को देख लें, मियाँ नवाज शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, ये जितने सरमायादार हैं, इन्होंने इंडस्ट्री के नाम पे बैंक से कर्जे लिए और उन कर्जों को बाद में 6 यूनिट करार इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया, अपना रिटर्न निकाला और उसके बाद उन यूनिट्स को 6 यूनिट करार दे के बैंकों के हवाले कर दिए, तो वो वहाँ से और उसके बाद कर्जे माफ़ करवाए गए। ऐसे लोग, ऐसा मुआशरा जहाँ पे पाकिस्तान में करप्ट मुआशरा मौजूद है, तो आप उन्हें किस तरह फिर मैनेज करेंगे विदाउट इंटरेस्ट इकोनॉमी के अंदर? सर देखें, मुसलमान कौन है और जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। 1 केजी दूध में अगर मैंने 10% पानी मिला लिया तो मैं इस्लाम के दायरा कार से बाहर निकल जाता हूं। प्रैक्टिकली इकोनॉमिक इनजस्टिस की कोई रुख्सत नहीं है पाकिस्तान में, इस्लाम में, सॉरी, इकोनॉमिक इनजस्टिस की इस्लाम में कोई रुख्सत नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस है तो ट्रांजैक्शन है। इस्लाम में अगर मैंने वाइलुल मुतफ्फिफीन डंडी मारी, नापतोल में कमी की, तो इसका मतलब मैं मुसलमान ही नहीं रहा। अब जितनी ट्रांजैक्शन है इस्लाम में, कुरान में, अहादीस में, जिसमें कि डायरेक्शन दी गई हैं, चाहे वो सूदी ट्रांजैक्शन है, वो एड्रेस करती हैं ईमान वालों को। सो यू हैव टू फाइंड द पीपल हु आर बिलीवर्स, जो ईमान रखने वाले हैं। जो ईमान वाला है वो फ्रॉडिया नहीं है, वो झूठा नहीं है। मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान डंडी नहीं मार सकता। सो आपका जो क्वेश्चन है कि जरदारी फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली, पॉलिटिकल लोग, ये सब बेनिफिशियरी हैं उन बैंकों के। इन बैंकों को प्रोटेक्ट करने वाले भी तो यही हैं, यही लोग हैं। सर, विक्टिम मैं और आप, हमारे बच्चे हैं। हम पाकिस्तानियों की वेल्थ एक्यूमुलेट होती है, इस सिस्टम के तहत रिवर्स पहिया चलता है और ये बेनिफिशियरीज पॉलिटिकल फ्रंट पार्टीज, बिजनेस कम्युनिटीज और बैंकर्स, ये बेनिफिशियरीज है। इन बेनिफिशियरीज के साथ जो इस्लामी कवानीन हैं वो लागू होने तो चाहिए, लेकिन चूंकि वो इस्लामी कवानीन पे अमल नहीं कर रहे तो हमारी नज़र में वो डंडी मार रहे हैं। वो दूध बेचने वाला अगर पानी मिला के काम कर रहा है तो वो डंडी मार रहा है। एक बैंकर अगर जो जहां रिस्क ज्वाइंट करना चाहिए था वहां ज्वाइंट नहीं रख रहा, वो बारोअर के ऊपर डाल रहा है रिस्क, तो वो डंडी मार रहा है। एक सेल है, मैंने गाड़ी सेल परचेज करनी है, बैंक के थ्रू लीज कर रहा हूं, तो उसमें 2 प्राइसें एक वक्त में रख के फ्यूचर पे लायबिलिटी इंपोज की जा रही है दूसरे पार्टी पे, तो ये डंडी है। इस बैंकिंग डिपार्टमेंट में कन्वेंशनल फाइनेंस हो या इस्लामिक फाइनेंस हो, दोनों सेम है इन सब्सटेंस, दोनों एक ही लेंडर को प्रॉफिट दे रहे हैं, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों एक ही तरीके से खून नचोड़ते हैं, दोनों एक ही तरह से डंडी मारते हैं। मैं शुरू वहां पे बात करूंगा कि पाकिस्तान में
ऑर्फन्स के इश्यूज हैं, बेवा खवातीन के इश्यूज हैं, यतीम बच्चे के इश्यूज हैं। इसके ऊपर अल खिदमत फाउंडेशन तो डिसीजन ले सकती है, डॉक्टर अमजद साकिब अखुवत फाउंडेशन काम कर सकती है। तो पाकिस्तान में इन बेवगान के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए या उन गरीब लोगों के लिए जो 10 करोड़ हैं पाकिस्तान की पावर्टी लाइन से नीचे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाती कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कम अज़ कम उनकी खुराक के लिए, उनकी तालीम का इंतज़ाम किया जा सके। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम उसका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? सर, एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जब डंडी ख़त्म होती है ना, जब राइट, दूसरों के राइट मारने ख़त्म होते हैं तो वो खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। इस वक्त मज़े की बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो भी विक्टिम है उन पॉलिसीज़ के जो स्टेट बैंक ने क्रिएट की हुई है। बेनिफिशरी, सबसे बड़ा बेनिफिशरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और लेंडर्स। उसके बाद विक्टिम में सबसे बड़े विक्टिम हम पाकिस्तान नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होते। आप बचपन से लेके आज तक देख लें, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो रोता रहता है हमारे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे। क्योंकि हिटमैन इकोनॉमिस्ट ने पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। इस्लाम खुशहाली कैसे देता है? इस्लाम खुशहाली ऐसे देता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी सैलरी एक लेबर के बराबर है। उनको पता है कि मैंने घर चलाना है तो मेरे बराबर है। क्या हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की सैलरी लेबर के बराबर है? नहीं है। हमारे मुल्क में अगर एक बेवा ने जिंदा रहना है, एक भूखे कुत्ते को इस्लाम में अगर वो भूखा मर गया तो उसकी जिम्मेदारी हज़रत उमर फारूक पे है। तो हमारे यहाँ तो बहुत से इंसान भूखे हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं या जो हमारे इवन ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, इवन आर्मी की बात कर लें, आर्मी ने अपने पैसे कमाने के लिए DHA और पता नहीं क्या क्या रियल एस्टेट के उन्होंने अपने ठेले लगाए हुए हैं और फौजी फाउंडेशन और पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन पाकिस्तानियों की सर्वाइवल के लिए जो पॉलिसीज चाहिए वो उसकी तरफ नहीं आ रहे। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो कैलकुलेट ये किया गया इस साल के अंदर, इन महीनों के अंदर, कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस किया गया पिछले टेन्योर के अंदर, तो 5 बिलियन रुपीस बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये वो लोग थे जो सादगी के नाम पे आए थे, जिन्होंने ऐलान किया था कि इन्हें इसे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे प्रेसिडेंट हाउस को और एक मॉडल लोगों के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान के नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो आप किस तरह समझते हैं कि कर्ज भी वापस हो जाएगा और पाकिस्तान की गुर्बत भी खत्म हो जाएगी? इस्लाम सादगी की मिसाल देता है। बिल्कुल रियासत मदीना का उनका नारा बड़ा ज़बरदस्त था। Everybody got that idea. The idea was sold. आरिफ अलवी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, सर आप अपनी पॉलिसीज़ में आम आदमी के बेनिफिट के लिए अगर काम करेंगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करें, आप अपने टैक्स रेवेन्यू को ट्रेड वॉल्यूम का 44% टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं आप। दुनिया में कौन सी ट्रेड है सर, अगर आप ट्रेडर हो तो क्या आप 100 रुपए की ट्रेड पे 44% टैक्स देके कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार। हम 100 रुपए की सेल पे हम 2, 4, 5, 7 रुपए टैक्स दे सकते हैं। 44% ओवरऑल रिजल्ट नहीं दे सकते। प्रोडक्शन ऊपर चलेगी ना। उनको ये बात समझ नहीं, मेरे से नाराज हो गए, लड़ना शुरू कर दिया कि यू गाइस हैव टू पे द टैक्स। एरोगेंसी इस लेवल पे थी कि एक बिजनेसमैन आपके सामने सजेशन लेके बैठा हुआ है, प्रोफेशनल आदमी, तो आप एरोगेंट हो रहे हैं। सो उनका 5 अरब का खर्चा इसलिए है कि उनके लिए ये एक पोजीशन है जिसमें कि उन्होंने एक हमें पाकिस्तानियों को धोखा दिया कि जी हम सादगी लेके आ रहे हैं और अरबों रुपए का उनका भी खर्चा है। लेकिन वही बेवा, वही हमारी एक बहन, वही हमारे यतीम बच्चे, वो जो स्कूल में जाने वाले, वो जो 10 करोड़ जो बिलो द पॉवर्टी हैं, उन सब का हक मार के ये ऊपर बैठे हैं। इस्लाम कहता है कि कोई आदमी किसी का हक नहीं मार सकता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी कमीज़ अगर पूरी बनानी है तो वो हक नहीं मार सकते बाकी मुसलमानों का। उनको अपने बेटे से उधार ली, अपने बेटे से शेयरिंग की तो अपनी कमीज़ बनाई। जिस दिन हमारा हुक्मरान इस अमल फार्मूले पे आ जाएगा कि पॉलिसी में इनकम बढ़ानी है अवाम की, और सर ये मैंने 2022 में सोल्यूशन सबमिट, 2021 में सोल्यूशन सबमिट किया फेडरल शरिया कोर्ट में कि आप, उन्होंने मुझसे पूछा शरिया कोर्ट में
कि सोल्यूशन क्या है। मैं कहा जी सोल्यूशन में आप 99 में डिसीजन में चले जाएं, पैरा 125 23 दिसंबर 1999 का डिसीजन, इसमें लिखा हुआ है इट इज द प्योर इकोनॉमिक अप्रोच विच विल प्ले ए डिसाइसिव रोल इन आइडेंटिफाइंग जुल्म इन पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इन टर्न डिटरमिनिंग व्हाट इज हलाल एंड व्हाट इज हराम इन शरिया। इकोनॉमिक अप्रोच, मैंने कहा जी मैं एज एन ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट आपके पास बैठा हूं और आपको एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा हूं कि इस मुल्क में एक ऐसी अथॉरिटी बना दें जिसका बेनिफिशियरी पाकिस्तानी हो, और उस अथॉरिटी, जिस तरह एलडी अथॉरिटी है, जिस तरह फौजी फाउंडेशन काम कर रही है, जिस तरह सीडी अथॉरिटी है, ये एक अथॉरिटी सिर्फ एक पर्पज हो। फौजी फाउंडेशन अथॉरिटी है, एक एनजीओ, एक ट्रस्ट है, वो क्या काम कर रही है, बेनिफिशियरी, वो अपने फौजियों के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। एक ऐसी अथॉरिटी बना दें जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए काम करे और पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाने के लिए काम करे। आप टैक्स जितना मर्जी लें हमसे, हमारी इनकम से जितना मर्जी टैक्स लें, और जो फॉरेन कर्जे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, जो लोकल कर्जे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, और फ्यूचर बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करना है, सारा सोल्यूशन लिख के दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी शरिया कोर्ट ने उस डिसीजन में से एक पॉइंट भी नहीं उठाया ना। उन्होंने कहा जी लायबिलिटी ज्वाइंट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रीजन दें। अगर आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं तो आप रीजन दें उसकी, और रीजन देने की बजाय आप इधर उधर की बातें लिख के डिसीजन इनकम्प्लीट दे रहे हैं। इनकम्प्लीट मैसेज इज डिसेप्शन, इनकम्प्लीट मैसेज इज एक बड़ा धोखा है जो इस अवाम के साथ फेडरल शरिया कोर्ट ने। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर अगर आप गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्ट खत्म करना चाहते हैं, अगर आप कर्ज वापस करना चाहते हैं, मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है, मुझे किसी ने सवाल किया है, उसका हल क्या है, तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि पाकिस्तान के कायद, पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान के हुक्मरान जब करप्शन से पाक हो जाएंगे, जब दयानतदार होंगे, जब पाकिस्तान के हुक्मरान टैलेंटेड होंगे, मसाइल का हल निकालने की सलाहियत रखते होंगे, तो पाकिस्तानी मईशत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। रात के आखिरी पैर के अंदर कोई भी हमारी माँ, हमारी बहन, कोई खातून ऐसा नहीं होगा कि अपने बच्चों के रिज़्क तलाश करने के लिए अपनी इज़्ज़त और नामूस को दांव पे लगाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।